इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे, स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल में सिर्फ बेटा कंडक्टर्स की शेप चेंज होती है, यानी आपके पास आपको स्फेरिकल शेल मिलेंगे इन केस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। और इस तरीके से आपके पास स्फेरिकल कैपेसिटर है कि दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल हैं। इनर स्फेरिकल शेल का रेडियस a है और आउटर स्फेरिकल शेल का रेडियस b है। We see that b is greater than a। अच्छा, क्या है कि बेटा इनर स्फेरिकल शेल की आउटर सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और आउटर स्फेरिकल शेल की इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बात समझ आ रही है? तो ये केस है बेटा। इस तरह की आपको जो फॉर्मेशन है वो स्फेरिकल कैपेसिटर देती है। और ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, ठीक है, कौन सा रीजन? ओके, मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि मैं ये रीजन, ये जो रीजन अब ज्यादा हो गया है, उसकी वजह ये है कि ओके, ये रीजन, ये जो रीजन है मेरा, इस रीजन में आपके पास वैक्यूम या फ्री स्पेस है। बात समझ आ रही है? ये रीजन है आर ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी रीजन के अंदर आपके पास वैक्यूम है या फ्री स्पेस है। बात समझ आ रही है बेटा? यस सर। तो आप क्या करते हैं कि सबसे पहले तो आप, क्योंकि स्फेरिकल सिमेट्री है यहाँ पे, तो आप सबसे पहले गॉसेस लॉ की मदद से आप फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन ऑल द थ्री रीजन्स। हमारे पास तीन रीजन है, आर लेस देन ए, आर ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी और आर ग्रेटर देन बी। तीनों रीजन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं यूजिंग गॉसेस लॉ। और बेटा मैंने, क्योंकि बहुत ही आसान है इसके रिजल्ट्स, तो मैंने कहा कि बच्चे खुद ही कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। आपको कंसेंट्रिक एक गॉसियन स्फीयर बनाना पड़ेगा जिसका रेडियस स्मॉल आर है और अंदर यहाँ पे बनाना पड़ेगा, यानी स्मॉल आर इज लेस देन ए। तो बेटा आपको पता है चार्ज इनक्लोज जीरो होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन में आर लेस देन ए में जीरो हो जाएगी। ठीक है। और फिर दूसरी एक ही रीजन में फील्ड एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पे अगर आप स्फेरिकल शेल गॉसियन स्फीयर बनाएंगे कंसेंट्रिक, ठीक है, विद रेडियस स्मॉल आर, वेयर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी, तो बेटा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ जाए, क्योंकि चार्ज इनक्लोज बाय दिस विल बी पॉजिटिव क्यू, सो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ जाए। ठीक है। और आर ग्रेटर देन बी रीजन आप यहाँ पे कंसेंट्रिक गॉसियन स्फीयर बनाएंगे और बेटा इस केस में जो चार्ज इनक्लोज बाय दिस सरफेस होगा, लेट्स से S3 है, यानी चार्ज विद इन वॉल्यूम 3, तो दैट विल बी जीरो बिकॉज चार्ज इनक्लोज इज प्लस क्यू प्लस ब्रैकेट माइनस क्यू ब्रैकेट क्लोज, दैट विल बी जीरो। तो अगेन आर ग्रेटर देन बी रीजन में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाए। तो सिर्फ बिटवीन द टू प्लेट्स एग्जिस्ट करती है, हाँ, बाकी दोनों रीजन में, यानी इसको हम कहते हैं एल्सवेयर में बाकी जो भी रीजन उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और वो रीजन है इस केस में यहाँ पे आर लेस देन ए और आर ग्रेटर देन, इन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। बात क्लियर है बेटा? जी सर। तो अगर आप ध्यान करें तो बेटा बिल्कुल उसी तरह की केस है जिस तरह भी हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पढ़ के आए हैं कि इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहाँ भी जीरो है, और बिटवीन द प्लेट सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। बात समझ आ रही है? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम पीछे अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए पढ़ के हैं। तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपको, यानी उस ऐसे कंडक्टर्स के अगर ये कॉन्फ़िगरेशन है तो आप उसको स्फेरिकल कैपेसिटर कहें। ओके, अब इन दोनों कंडक्टर्स में पोटेंशियल डिफरेंस हमने देखना है, जो कि ये है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट, आपने पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, दैट विल बी इक्वल। और क्योंकि बेटा आप पाथ कोई भी चूज कर सकते हैं, लाजमी नहीं है स्टेट है, तो मैं इसलिए जनरलाइज डीएल लिखता हूँ। ठीक है, डीएल की वैल्यू, क्योंकि स्फेरिकल सिमेट्री है, यहाँ पे हमने सारी कैलकुलेशन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में परफॉर्म करनी होगी, तो डीएल आप चैप्टर 1 में पढ़ के आए हुए हैं कि ये होगा इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। ई वेक्टर आपको मालूम है इन नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट इस रीजन में,
ठीक है। डीएल आपको पता है इस रीजन, तो ई डॉट डीएल फाइंड करना तो कोई मुश्किल नहीं, आपके पास ये आ जाएगा। आपके पास 3 टर्म्स आएंगी जिनमें से यही एक सर्वाइव करेगी, क्योंकि इसके साथ आएगा आर यूनिट वेक्टर डॉट आर यूनिट वेक्टर, बाकी 2 टर्म 0 हो जाएंगी, बिकॉज आर यूनिट वेक्टर डॉट थीटा यूनिट वेक्टर एंड आर यूनिट वेक्टर डॉट फाई यूनिट वेक्टर इज 0, बिकॉज यू नो दैट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर है बेटा वो बात? जी सर। ये ई डॉट डी एल की वैल्यू यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। आपको पता क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, मैं इसको बाहर ले आता हूँ, डी आर बाई आर स्क्वायर अंदर रह जाएगा, और नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट, बिकॉज नेगेटिव प्लेट का रेडियस बी है, पॉजिटिव का ए है, तो बी टू ए मैंने लिमिट दे दी। ठीक है, और इसके इंटीग्रेशन होती है डी आर बाई आर स्क्वायर की -1 बाई आर, सो दिस माइनस साइन विद दिस माइनस साइन प्लस, यू कैन सी हियर 1 बाई आर बी टू ए। अपर लिमिट देंगे 1 बाई ए आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट देंगे 1 बाई बी आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लें, ठीक है, ए बी, तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस बेटा ये आ जाएगा। क्लियर है? बिटवीन दीज टू स्फेरिकल कंडक्टर्स आपके पास यस सर। पोटेंशियल, बात क्लियर है? ओके, जी सर। अगेन द कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज दिस। तो यहाँ पे आप पोटेंशियल डिफरेंस की जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्यू क्यू से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइड बाय बी माइनस ए। तो बेटा आपके पास जो कैपेसिटेंस है स्फेरिकल कैपेसिटर की ये आ गई। बात समझ आ रही है? और ये आप एक्सप्रेशन देखें वो उससे मुख्तलिफ है जो आप पीछे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए डिस्कस करके आए हैं। सो दैट्स व्हाई हम ये कहते हैं कि कैपेसिटेंस आल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर्स। बात क्लियर हुई बेटा? वो एक ही पॉइंट रह गया था कि शेप पे कैसे डिपेंड है। बात क्लियर है कि इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर। बात आगे चले। अच्छा, बाद बुक्स में बेटा सिंगल आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर या आइसोलेटेड स्फेरिकल शेल की कैपेसिटेंस की बात भी होती है। ठीक है, तो आइसोलेटेड इस तरह हम कर सकते हैं कि अगर हम इस स्फेरिकल शेल का रेडियस बढ़ा दें, ठीक है, यानी बी को हम इनफाइनाइट कर दें, तो बेटा ये कंप्लीटली आइसोलेट हो जाएगा फ्रॉम दिस स्फेरिकल शेल, इनर स्फेरिकल शेल आइसोलेट हो जाएगा फ्रॉम आउटर स्फेरिकल शेल। बात समझ आ रही है? जी सर बिल्कुल। तो इसलिए हम इस अगर एक्सप्रेशन में लिमिट दे देंगे बी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, लिमिट बी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और ऐसी लिमिट्स को हम यूज सॉल्व करते हैं कि अगर मैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को बी से डिवाइड कर दूं, तो बेटा अगर मैं नोमिनेटर को बी से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास सिर्फ ए रह जाएगा, और डिनोमिनेटर को अगर बी से डिवाइड करता हूं तो बी बाई बी 1 आ गया और माइनस ए बाई बी टर्म आ गई। ठीक है, तो बिकॉज b approaches to infinity, तो when b will approach to infinity this term will approach to 0, और आपके पास आंसर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a। ठीक है, ये है कैपेसिटेंस एक आइसोलेटेड स्फेरिकल शेल की, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की। बात क्लियर है बेटा? यस सर। यूं अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो बेटा आप यहाँ पे भी b अप्रोचेस टू इंफिनिटी लिमिट दे दे, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। मैं ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पे अगर बी, इस एक्सप्रेशन में बी अप्रोचेस टू इंफिनिटी लिमिट देते हैं इंफिनिटी टू ए, तो बेटा आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी और सी आ जाएगी आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, बिल्कुल यही एक्सप्रेशन आ जाएगी। बात समझ आ रही है? ओके, सो अगर एक ये तो ए रेडियस था स्फेरिकल शेल का, कैपिटल क्यू चार्ज था, तो उसकी कैपेसिटेंस मेरे पास ये आई। तो बेटा अगर स्फेरिकल शेल का रेडियस कैपिटल आर कर दें तो फिर कैपेसिटेंस ये आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि सी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद आर। ठीक है, यानी कि रेडियस जितना स्फेरिकल शेल का ज्यादा होगा इतनी कैपेसिटेंस उसकी ज्यादा होगी। जाहिर है कैपेसिटेंस है क्या चीज? एबिलिटी टू स्टोर चार्ज और एनर्जी। तो जाहिर है अगर आर को आप बढ़ाते हैं तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, और स्फेरिकल शेल का तो सरफेस एरिया ज्यादा हो जाने का मतलब है यू कैन accommodate more charge on the surface of that spherical shell, यानी कि कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। तो समझ आती है कि कैपेसिटेंस क्यों इंक्रीज होगी। तो ये बेटा स्फेरिकल कैपेसिटर था। एक रह गया हम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, इंशाल्लाह हम कल वो पढ़ लेंगे। तो आप में से जो भी सी आर आप अटेंडेंस बेटा ले